नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में गिना जाता है जो राज्य शांत प्रिय राज्य होते हैं। लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है और कारण है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था। यहाँ कानून व्यवस्था पर इन दिनों इतने सवाल उठ रहे हैं कि सब सोच रही हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, दो मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्माते हुए नजर आ रहे हैं और जो पहला मुद्दा है वो है खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ। जिस तरह से पोस्टर वॉर एक देखी जा रही है पंजाब में, HRTC की बसों पर पोस्टर लगाए जाते हैं, उसके बाद तोड़फोड़ भी की जाती है, हमला होता है HRTC की बस पर। और ये एक विवाद है। इसके अलावा जो दूसरा विवाद इन दिनों सुर्खियों में बना है वो है चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मृत्यु या फिर हत्या। इसे कुछ भी हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो आज हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हैं विवेक शर्मा जी। स्वागत है आपका विवेक जी हमारे चैनल पर। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप सांख्यान जी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है संदीप जी। जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो संदीप जी मैं आपसे ही ये सवाल करना चाहूंगी और पहला जो जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रही हैं वो खालिस्तान समर्थकों से जुड़ा हुआ है। भिंडरावाला के पोस्टर आपने देखे होंगे जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है तनाव की स्थिति भी बन चुकी है। पहले जो है पोस्टर HRTC की बसों पर लगाए जाते हैं, फिर HRTC की बसों को रोका जाता है, फिर बस पर हमला किया जाता है। इतनी ज्यादा स्थिति जो है तनावपूर्ण हो चुकी है कि अब जो हिमाचल के लोग हैं वो पंजाब जाने से भी कतरा रहे हैं। डर का माहौल एक हिमाचल के लोगों में हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर कुछ कड़े एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? जी, नमस्कार। सुनैना जी, आपको और विवेक भाई को और साथ में जो आपके दर्शक हैं उनको मेरा वंदन है, मेरा नमन है। और मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस विषय के ऊपर मैं पिछले 3-4 दिनों से बोल रहा हूँ। अन्य जो डिफरेंट मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर चर्चा भी हुई और डिबेट भी, और उसमें काफी लोग जो थे वो पंजाब के बड़े प्रबुद्ध लोग भी इस चर्चा में भाग लिए हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मामला तो वाकई में बड़ा संवेदनशील है, लेकिन मुझे एक चीज देखना चाहिए कि कहीं ये तो नहीं है कि जो पंजाब की राजनीति या कहीं और की राजनीति जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार या हिमाचल प्रदेश के लोगों के कंधों पे रख के जो है वो कोई अपनी ऐसी भूमिका अदा करने के लिए हो कि उनसे उनके जो राजनीतिक हित है कहीं वो तो नहीं साधे जा रहे हैं। और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी मेरे ख्याल में कल विधानसभा में और नेता प्रतिपक्ष भी इस विषय के ऊपर बोले हैं। और जहां तक मैं समझता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारी सरकार और हिमाचल प्रदेश का पक्ष और विपक्ष में दोनों को कहना चाहता हूं कि दोनों ही इस मुद्दे के ऊपर बड़े गहन चिंतन कर रहे हैं। और उन्होंने आज शायद ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो पंजाब सरकार से बात भी करेगी और उस विषय के ऊपर सुलझाने की भी बात करेगी। लेकिन इस बात को एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं जो बड़ी स्पष्ट तौर पे है कि हिमाचल जो भी ताकतें इस मुद्दे को फैलाना चाहती हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर आके खालिस्तान का नारा लगाना या भिंडरावाला का पोस्टर लगाना वो कभी भी स्वीकार्य ना हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य हो सकता है और मैं नहीं समझता कि ये भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार्य हो सकता है और हिमाचल प्रदेश के किसी भी आदमी को ये स्वीकार्य होगा। तो मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर राजनीति करना कोई ठीक बात नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं इस प्रकरण को इस तरह से भी जोड़ के देखता हूं कि जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं जो अपने डेटीज का जो भी जिक्र करके आते हैं, अपने झंडे लेके आते हैं, आज पहली बार नहीं आए, वो हमेशा आते हैं। लेकिन आज तक कभी भी इस तरह की घटना जो थी पहले भी घटती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ एक हुलिगन्स हैं जिनको हुड़दंगी कह सकते हैं, वो आते हैं, ट्रिपल राइडिंग करेंगे, गाड़ियों के कागज नहीं होंगे, बाइकर्स के कागज नहीं होते, ड्राइविंग जो मोटर व्हीकल एक्ट के रूल है उनको अवॉइड करेंगे। तो नेचुरली निसंदेह मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल के लोग भी पंजाब में जाके इस तरह की हुड़दंगी करते हैं
तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो हिमाचल में आए हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई अवश्य हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय तो बनता है, लेकिन कहीं ना कोई इसके पीछे गहन साजिश जो मुझे दिखाई देती है, ये हिमाचल प्रदेश के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के कंधों के ऊपर रख के गोली चलाई जा रही है। मैं ये समझता हूँ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन संदीप जी देखिए, एक सवाल जो सबके जहन में इस वक्त आ रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में ये हुड़दंग करने वालों में कोई खौफ नहीं रहा है। देखिए, क्योंकि टूरिज्म को लेकर सरकार बहुत ज्यादा कदम उठा रही है, और रिलीजियस टूरिज्म की अगर हम बात करें तो उस पर भी आपने जैसे बताया कि मणिकर्ण में पंजाब से भक्त जो हैं वो आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जो ये शरारती तत्व होते हैं इनकी नकेल कसने के लिए कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जाते? ये बेखौफ पूरी तरह से राज्य में घूम रही हैं, इन्हें किसी का खौफ नहीं है, तो इसके लिए सरकार को कोई कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? देखिए, जो हुड़दंगी थे, या जिस तरह से इन्होंने खालिस्तान का झंडा लगाया, या जिस तरह से इन्होंने भिंडरावाले का झंडा या पोस्टर लगाया, उसको लेके हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की। तभी वो वीडियो बने हैं, और तभी वो वीडियो बन के जो थे वो वायरल किए गए। और मैं कहता हूं कि जो हमारे सिख भाई हैं उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है। मैं आज भी कहता हूं सिख समुदाय का बड़ा अदब है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे साधना की है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप पौंटा साहब को देख लीजिए, मणिकर्ण साहब को देख लीजिए, आप मंडी में देख लीजिए, इनकी जो ब्यास नदी के ऊपर, जो ब्यास नदी के अंदर इनकी कर्मस्थली है। आप अपने यहाँ पे कुटलैहड़ जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, मैडी साहब, वहां पे मेला होता है, ऊना के लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि, और कल एक प्रश्न और उठा था, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने इनसे ये कहा था, मैंने पूछा था कि जो वहां पे कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उनसे कहा था कि आप भिंडरावाले की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आपके जो 10 गुरु हैं जिनका हम आदर सम्मान करते हैं, उनको हम वैसे ही पूछते हैं जैसे हमारे सिख बंधु पूछते हैं, तो क्या भिंडरावाले को उसी श्रेणी में आप रख रहे हैं? तो मैं समझता हूँ, और उस मेरे प्रश्न पे वो लोग, उनके पास कोई वो जवाब नहीं था। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा के सारा एक प्रोपेगेंडा है, मैंने पहले भी कहा। और हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है, और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन पे हम कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जी, विवेक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि संदीप जी की बातों को लेकर आप कितना मानते हैं कि ये सही है कि इस तरह जो ये भिंडरावाला के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी जो कहीं ना कहीं है वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम राष्ट्रीय स्तर पर फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं। पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है, एंड दिस इज एन मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री ने इंश्योर किया है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, एंड मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। वी लेट अस वेट। और आज शांति भरा दिन रहा है, ऐसी कोई अप्रिय घटना की हमें किसी तरह से मेरे हिसाब से कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन विषय उससे ज्यादा जो गंभीर है और चिंता का जो विषय है, वो हिमाचल के भीतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ज्यादा खराब है। उसमें जो कल ये घटनाक्रम हुआ है स्वर्गीय विमल नेगी जी का, इसने हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के आम जन को और कार्य प्रणाली के ऊपर को झंझोर कर रख दिया है। और जिस तरह के गंभीर इल्जाम उनके परिवार के लोगों ने लगाए हैं, उनकी धर्मपत्नी ने लगाए हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं। और उन्होंने जो सीबीआई की जांच मांगी है, मुझे लगता है वो बिल्कुल न्याय संगत है, और सरकार को तुरंत ये मामला सीबीआई के हवाले करना चाहिए। क्योंकि जो तथ्य उसमें से उभर के आ रहे हैं, कुछ दाएं बाएं से, कुछ उनके परिवार से, कुछ अधिकृत तौर से, कुछ अनधिकृत तौर से, मैं आपका ध्यान उन बिंदुओं की ओर लेके जाना चाहता हूं। अगर आपके ध्यान में होगा तो 15 अप्रैल 2024 को देखो वाला एक जगह पड़ती है ऊना पे, वहां पर एक सौर ऊर्जा का प्लांट लगा था। इस प्लांट में गड़बड़ के विषयों को लेकर के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, और ये विषय मीडिया में भी उठा था, जिसमें 32 मेगावाट का उन्होंने वहां प्लांट लगाया है 220 करोड़ रुपए में। और वही सेम कंपनी और सेम प्लांट 35 मेगावाट का गुजरात में लगाती है 144 करोड़ में, यानी कि 3 मेगावाट कम और 76 करोड़ कम। ये विषय तब भी उठा था और अब भी उठा है। और ये रोंगटोंग कड़छम
हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो 25 करोड़ का मामला, जिसके ऊपर गुप्त चिट्ठी लिखी गई थी माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई लेन देन हुआ है, कुछ हुआ है, ये सारे विषय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, ये तो चलिए एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आजकल इन्वेस्टिगेशन होगी, उनके परिवार का सीबीआई का विषय है। हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि सांख्या जी हमारे मित्र हैं, बिलासपुर से आते हैं, इनके बिलासपुर में क्या घट रहा है, वहां की स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर है। आप हमीरपुर ले लीजिए, सोलन ले लीजिए, बद्दी ले लीजिए, चंबा ले लीजिए, ऊना ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए। बिलासपुर में तो गोलियां इतनी चलती है, इतनी बारिश नहीं होती है, जिस हिसाब से वहां वार पार गोलियां चल रही हैं। मेरे पास एक ये डाटा पड़ा है, मैं इनको डाटा पढ़ के सुनाता हूं, मुझे लगता है सांख्यान साहब इस पर अवश्य टिप्पणी करेंगे। फरवरी 2024 को आपके जनप्रतिनिधि का झगड़ा हुआ, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उससे पूर्व विधायक थे, उनका झगड़ा होता है, और उसी झगड़े के बाद मई में न्यायालय में गोलीबारी चलती है और उन्हीं का पुत्र उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है। आपके एसपी साहब की स्टेटमेंट है, और वो श्रीमान जी के ऊपर 25 राउंड गोली दोबारा चलती है। ये हिमाचल है, ये इससे इतनी बदतर स्थिति हिमाचल प्रदेश की अनप्रत्यक्ष रूप से कभी किसी ने इमेजिनेट नहीं की थी। फिर वो व्यक्ति जब उस 25 राउंड गोली चलने के बाद वो घायल होता है, उनके पैर में हल्की सी चोट लगती है, उन्हें एक 5 स्टार ट्रीटमेंट देने के लिए पूछा जाता है कि आपको एम्स भेजा जाए कि आपको आईजीएमसी भेजा जाए। कमाल है, ये ऐसी घटनाएं घट रही हैं इस प्रदेश में। मतलब, और अपराधियों के प्रति इस सरकार का इतना प्यार है। राम सुभाग सिंह, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में हल्ला मचाया, वो आज इनके सलाहकार हो गए। फिरोज खान, जो आज की डेट में विजिलेंस अधिकारी हैं ऊना में, जो अपराध का केंद्र बन गया है, उनके ऊपर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करके रखी है। विक्रम महाजन, जो एमसी पालमपुर में जिनके ऊपर आपराधिक मामलों को लेकर के टिप्पणियां हुई हैं, वो हमीरपुर के चायनो के सचिव हो गए। कमलेश नायक, जो एडीसी हो गए, बद्दी के एडिशनल ट्रक कंट्रोलर। कमाल है, अपराधियों को ये सरकार संरक्षण दे रही है, तो आम आदमी कहां जाएगा? मुझे लगता है इसके ऊपर सांख्यान जी को भी सरकार से संवाद करना चाहिए। हमारा ये प्रश्न है कि आपने बिलासपुर गोलीकांड की बात की है, बम्बर ठाकुर जी पर गोलियां बरसाई गई है, वो कांड सबने देखा है, सबके सामने भी है। और उसके बाद जो बम्बर ठाकुर हैं, उन्होंने आरोप भी बीजेपी के नेताओं पर ही लगाया है, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जो खुद अपराध में गले तक दबा हो, वो कुछ भी बोल सकता है। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं, तो तथ्य देना पुलिस को। बेटा उनका अंदर और जमानत पे, उसके ऊपर क्या बोलते 307 का मुकदमा दर्ज है। अरे ऐसी परिस्थितियों में और वो इनके पदाधिकारी भी हैं। मेरा ख्याल अभी जो संगठन पूर्व का संगठन था, पता नहीं, मेरे ख्याल उसमें उपाध्यक्ष या महामंत्री कुछ थे, इनके संगठन के पदाधिकारी भी हैं। अरे कम से कम सरकार नहीं तो संगठन तो साफ कर लें। कांग्रेस की हालत देखिए, और दूसरों पे छीटाकशी करते फिरते हैं। हालत मैं बताता हूं इनकी, 145 हत्याएं हुई हैं इस प्रदेश में, 126 अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, 634 रेप केसेस हैं, 980 चोरियां हो गई, मतलब डकैती और चोरी। ये इस प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड है। ये लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात करेंगे? हमें समझाइए, हमें तो समझ नहीं आता प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। हम इधर उधर पड़ोस से लड़ रहे हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन अपराधी अधिकारियों को और अपराधी नेताओं को अगर सरकार संरक्षण देगी, तो उस सरकार से संवाद और विवाद तो होगा ना, ये तो अवश्य होगा। उसमें चाहे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएं, चाहे दिल्ली दरबार में जाएं या किसी और दरबार में जाएं, ये जवाब तो कांग्रेस को देना होगा, ये जनता को देना होगा, क्योंकि ये मैंडेट लेके आए हैं। ये कोई तरीका नहीं है, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। संदीप जी, देखिए, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं। अब जवाब जो है वो आपसे विवेक जी भी मांग रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ क्यों चुकी है? मैं विवेक जी की हर बात को बड़े गौर से सुन रहा था, और मैं एक एक करके उसका जवाब भी दूंगा। मैं जवाब देने से पहले ये कहना याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो 3 साल 5 साल का जो हमारा टेन्योर होता है, जो 3 साल कोविड में इन्होंने गुजारे हैं, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, जो हमारे नाके थे जहां से लोगों ने बाहर आना था, वहां ने पुलिस ने क्या व्यवस्था की थी, वो आज तक एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा, मैं कहता हूं कि इनके केंद्रीय मंत्री कुल्लू के दौरे पे आते हैं
और पूर्व में जो आजकल नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री थे, उनके उनके जो पीएसओ है वो कुल्लू में एसपी के ऊपर ही उसको तमाचा लगा देते थे। और ये आज प्रदेश सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब मैं ये बताता हूं कि क्या वो जयराम जी के कहने पे हुआ था? वो कानून व्यवस्था एक ऑर्गेनाइज फोर्स, एक ये ध्यान रखिए आप इस चीज को, एक ऑर्गेनाइज फोर्स के आदमी, और इनकी सरकार के समय के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऑर्गेनाइज फोर्स के आदमी जो है एक आईपीएस को चपेट लगा देते हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इस तरह से कुछ घटनाएं जो है वो होती है और उनको लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ना जो है मैं नहीं समझता कि वो ठीक बात है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है पूरी तरह से सजग है। अब इन्होंने विमल नेगी जी के बारे में बात की, मैं कहता हूं बड़ी दुखद घटना है। उनकी संवेदनाएं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। मैं कहता हूं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कल जैसे ही यहाँ से, और मैं कहता हूँ बिलासपुर के यहाँ भाखड़ा में ही उनका कहीं पे उनका डेड बॉडी बरामद हुआ था, और उनके जो वहां पे जो कल बड़ा हृदय विदारक जो घटना थी, कल मैं देख रहा था आपके चैनल्स के माध्यम से ही देख रहा था, उनका पूरा परिवार वहां था और क्या क्या बातें वहां पे उठी। और मैं कहता हूं कि वहां पे हमारे 4-5 कैबिनेट मंत्री भी गए और उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे टेलीफोन पे बात की और तत्काल निर्देश करके अभी इसमें प्राइमा फेसी क्या इसमें घटना घटित होती है। इन्होंने दो प्रोजेक्ट के बारे में बात की, एक सोलर प्रोजेक्ट की बात की, एक दूसरे किसी प्रोजेक्ट की बात की। तो मैं कहता हूँ प्राइमा फेसी जो भी हुआ, तत्काल कार्यवाही करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर लॉन्च कर दी। जो वहां पे कोई आईएएस ऑफिसर है उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी है। और दूसरा मैं कहता हूं कि वहां पे जो डायरेक्टर पद पे थे उनको तत्काल जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब मैं आता हूं कि मेरे जिले की बात कर रहे हैं, बिलासपुर की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि बिलासपुर का जो मामला है, मैं कहता हूं कि ये बड़ी खेदजनक घटना है, बड़ी दुखद घटना है। और सबसे बड़ी बात है, ये सामाजिक कुरीति के तौर पे मैं इसको देखना चाहूंगा। और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूं कि इन घटनाओं के अंदर 2 बार यहाँ पे गोलीकांड होता है, दोनों बार किसी की जान नहीं जाती। और जो पीएसओ थे, मैं कहता हूं कि भगवान ने उनको भी सुरक्षित रखा और अभी आज वो बिल्कुल ठीक है। और पूर्व विधायक जी और उनके परिवार के प्रति भी मैं संवेदना रखता हूं कि जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किया गया, ये जो था ये आज वो सुखद स्थिति में है। लेकिन इससे पूर्व की जो घटना हुई और जिसका इन्होंने विवेक जी ने उसका उच्चारण भी किया, उसका संबोधन में लाए भी उसको, तो मैं ये कहता हूं कि उस समय भी जो गोलीकांड हुआ था, जो भी वहां पे आदमी था जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हुआ था, वो भी आज ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्राइमा फेसी अगर इस मामले को देखा जाएगा तो ये राजनीतिक विषय ना होते हुए कहीं और, मैं कहता हूं कि किसी और विषय को जोड़ता हुआ आगे बढ़ा हुआ है। अब इस मामले के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मामला जो है वो अब मैं कहता हूं कि कोर्ट के विचाराधीन है, मामला सब जुडिस है, तो इसके बारे में मैं विचार, हाँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि पूर्व में जो घटना हुई, अगर उसके अंदर पूर्व विधायक जी के बेटे का नाम सामने आया है तो पुलिस ने उस पर भी कार्रवाई की। और वर्तमान में अगर जो भी विधायक कहते हैं और जिन्होंने भी गोलियां चलाई हैं, तो उनके बारे में जो भी उनसे संबंधित लोग हैं वो भी अरेस्ट किए गए हैं। और जो बाकी शूटर थे उनके बारे में, चाहे वो हरियाणा के थे या कहीं के थे, उसके बारे में भी वहां पे रेड की गई है। और हरियाणा पुलिस की को साथ लेके जो है वहां पे पूरी की पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है और जल्द ही जल्द जो है वो जो शूटर है वो सलाखों के पीछे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कहीं पे अगर आप ये कहते हैं कि इन सारी घटनाओं के लिए सरकार को दोषी ठहराएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन उसके लिए कोई भी सरकार होती है, चाहे वर्तमान में है चाहे पूर्व की सरकार है, कुछ घटनाएं होती है, लेकिन उसके लिए पूर्व या वर्तमान सरकार को दोषी ठहराना जो है ना, तो फिर कुल्लू वाले एसपी की घटना को भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए संदीप जी, विवेक जी की बात सुन लेते हैं, वो आपके इस बात का क्या जवाब देना चाह रहे हैं? संदीप जी, खेद और दुखद घटनाओं के ऊपर दुखद और खेद प्रकट करके सरकारें नहीं चलती। इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्यों नहीं आई? आप मान के चलिए मई का ये इशू है, फरवरी 2024 का इशू है, उसकी साल होने को साल कंप्लीट हो गया, आप अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाई। ऐसा क्या है मामला, आप बताइए, अंदर भीतर क्या क्या घट रहा है?
दूसरा सवाल आपने कहा कि विमल नेगी जी का आपने विषय कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अरे एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, इसको लेकर आज वॉकआउट हुआ है। इसीलिए तो परिवार भी इस बात से कहता है और हम भी कहते हैं आप इसकी इंक्वायरी सीबीआई को हैंड ओवर करें। सरकार सीबीआई को हैंड ओवर करने के लिए क्यों कतरा रही है? और तीसरा विषय जो आपने कहा कि अधिकारियों का झगड़ा हुआ, झगड़े हर कार्यालय में, हर जगह, हर परिवार में, आपके और हमारे भी चैनलों पर होते हैं, लेकिन उसके लिए समोसों की इंक्वायरियां नहीं होती हैं। ये सरकार समोसे की इंक्वायरी करवाने के लिए जानी जाएगी। ये सरकार इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा रही अपराधियों की। 4 दिन में रिपोर्ट आ गई, आपने समोसे की इंक्वायरी कराई। लोक संपर्क विभाग को चिट्ठियां नहीं लिखती आपकी सरकार कि भी मुख्यमंत्री की कौन सी फोटो छापनी है और कौन सी फोटो नहीं छापनी। अरे सरकारें इस तरीके से नहीं चलती हैं। और कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड एक ऐसी त्रासदी थी जो केवल हिमाचल देश ने नहीं देखी, पूरे विश्व ने देखी, और उसको जिस तरीके से लड़ा गया और हिमाचल ने जिस तरीके से लड़ा और जिस तरीके से उसकी वैक्सीनेशन हुई, उसके लिए तो आपको भी हम बधाई देते हैं और आपको भी देशवासियों को और प्रांतवासियों को और प्रांत के अधिकारियों को बधाई देनी चाहिए। आप उसमें लड़ाई मत ढूंढिए, उन कर्मचारियों का हौसला अफजाई करिए जो स्वास्थ्य विभाग में उस समय कार्यरत थे, और आपने वो भी निकाल दिए, कोविड वॉरियर भी आपकी सरकार ने 10,000 कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया जो कोविड में लड़ते रहे, इस अपेक्षा से कि अगली सरकार हमें रेगुलराइज करेगी। तो संख्या जी, विषय ये नहीं है, विषय है कि हिमाचल प्रदेश की हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल नहीं करेगी। ये विपक्ष से आप सुनिश्चित कर लें। हम इसके ऊपर 27 तारीख को भी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में, और हम उस दिन विधानसभा का घेराव भी करेंगे। संदीप जी, देखिए सीबीआई की जो जांच की मांग है वो लगातार उठ रही है कि सरकार सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाती। दूसरा, 220 करोड़ के इस सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अगर कुछ धांधली हुई है, नाम आ रहा है कि किसी फाइल पर साइन करने के लिए विमल नेगी जी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे उठ रहे हैं आम जनता के बीच में, ये सवाल है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में अगर धांधली होती है तो क्या इस बारे में टॉप टू बॉटम सब रडार पर नहीं होंगे? क्या विभाग के जो मंत्री हैं वो कहाँ सोए हुए थे, उन्हें पता नहीं है कि उनके विभाग में क्या चल रहा है? इस विभाग के जो डायरेक्टर हैं, प्रबंधन निदेशक जो हैं हरिकेश मीना जी हैं, उन पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, कर्मचारी खुद सड़कों पर उतरे हैं उनके खिलाफ, उस समय भी सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ये तमाम सवाल जो है अब आम जनता के बीच में भी उठने लगे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने सी करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अगर जो आप 200 करोड़ 220 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी चीजें सामने आती है कि नेगी जी के ऊपर इस तरह का कोई दबाव बनाया गया, इन्वेस्टिगेशन अभी कल उनका डेड बॉडी मिला है, आज उनकी क्रिमिनेशन हो रही है, तो मैं कहता हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर इसके अंदर कोई ना कोई इस तरह का कोई पुख्ता प्रमाण मिलते हैं और कोई जानकारी सामने आती है, तो मैं निसंदेह समझता हूं कि हमारी सरकार जो है उसके ऊपर बखूबी कार्रवाई करेगी, और जो भी दोषी इसके अंदर पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो भी वाजिब कार्रवाई की जाएगी। इस बात से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और विवेक भाई जी को भी बताना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर जो है आप चिंता ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो भी सामने होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। और तीसरा मैं इनको कह रहा, दूसरी बात आपने उठाई कि ऋषिकेश मीना जी के ऊपर जो सवाल उठे हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, क्योंकि अब वो जो है एक आईएएस अधिकारी है, तो नेचुरली उनका कंट्रोल जो है केंद्र सरकार का भी रहता है। उनके ऊपर जितनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो न्यायोचित कार्रवाई सरकार की तरफ से कर दी गई है, और जो डायरेक्टर है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बावजूद जो भी अग्रिम कार्रवाई इन दोनों या जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी वो आप चिंता ना करें। मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो हर संभव कार्रवाई होगी। रहती है सीबीआई इंक्वायरी की बात। सीबीआई इंक्वायरी की बात है कि मैं ये समझता हूं कि आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे गुड़िया का प्रकरण भी सीबीआई के मामले में बहुत ज्यादा यहाँ पे उठा था, और उसके अंदर क्या हुआ, क्या चीजें निकल के आई बाद में, जो अल्टीमेटली जो फोर्सेस थे हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस ने काम किया, तो वो सबके सामने
है आज की डेट में, और कौन उसमें सलाखों के पीछे है, कौन नहीं है, वो सबके सामने है। तो मैं कहता हूँ ये सरकार का प्रोरोगेटिव है। अगर सरकार को ये लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को ये लगेगा कि सीबीआई की इंक्वायरी वाजिब है, तो निसंदेह वो भी करवाएंगे। लेकिन प्राइमा फेसी ये तो देखना पड़ेगा कि ये मामला है क्या और किस तरह का है। इसके लिए थोड़ा सा समय जो है, हम वैसे इसमें जो ये कहते हैं कि एक आईएएस की जो है, एक आईएएस की इंक्वायरी जो है वो दूसरा आईएएस क्या करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ये व्यवस्था है कि आप एक बात समझिए कि आपने बात की एक पुलिस वाला अगर उसके अंदर कोई एक्यूज होता है, अगर वो कोई क्राइम करता है पुलिस वाला, तो डेफिनेटली उसकी ये व्यवस्था है, तो उसकी जो इंक्वायरी है वो दूसरा पुलिस वाला ही करता है, ये व्यवस्था है। उसकी इंक्वायरी के लिए कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं जा सकता, या उसकी इंक्वायरी के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं जा सकता। तो उसके अंदर ऑलरेडी एक इंक्वायरी अफसर आईएएस लगाया है, तो डेफिनेटली है उसके अंदर एफआईआर हुई है, तो पुलिस के जो कंसर्न अधिकारी हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे, और आईएएस के जो अध्यक्षता है उसके अंदर वो सारी की सारी जो है 15 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट जो है आपके चैनल के माध्यम से सबके सामने आ जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के भी सामने आएगी, आपके दर्शकों के सामने भी आएगी। लेकिन जिस तरह से बरगलाने की राजनीति मैं समझता हूँ कि बहुत से एग्जाम्पल विवेक जी ने दिए, ऐसे देश भर के अंदर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आज इन्होंने कहा कि यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है, वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उसके लिए विवेक जी, क्या सिर्फ हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है? क्या केंद्र सरकार ने जो हमारा अनुदान की राशियों पे आज उंगली मार के बैठी है वो नहीं दे रहे हैं? मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपदा जो चल के पिछली बार चलेगी, आके चलेगी, हम फिर भी खड़ा है, मुख्यमंत्री फिर भी इस प्रदेश के जनता के साथ खड़े हैं। वो पैसा आपने नहीं दिया। मैं कहता हूँ हमारा जीएसटी का टोल का पैसा वो नहीं आपने दिया। तो फिर आप लोग ये कहते हैं कि आप ये बता रहे हैं कि आपने अपनी डिबेट शुरू ही एक फेडरल स्ट्रक्चर से शुरू की थी। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या हिमाचल प्रदेश उस फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? आप कहते हैं आपने फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगा दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की जो छींटाकसी है वो ना हमें आपके ऊपर करनी है, ना आपको हमारे ऊपर करनी चाहिए। लेकिन एक बात है कि आपने यहाँ पे ऑपरेशन लोटस किया, हमारे विधायकों को खरीदा, उसके बाद भी हम 40 विधायकों के ऊपर काबिज हुए, हमें जनमत मिला, हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो घूंकी खानी पड़ी है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर आप कहें तो मैं आपका समय जा रहा है, मैं अगर उत्तर देना चाह रहा था। संदीप जी ने कहा कि वित्तीय स्थिति का इन्होंने विषय लिया जो आज की चर्चा का विषय नहीं था, उसका मैं इतना ही उत्तर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली फ्लाई कर गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने के लिए, उन्हें वापस आने दीजिए, वित्तीय इशू पर भी चर्चा कर लेंगे। और ये जो 40 विधायकों की बात करते हैं वो अली बाबा की कहानी बनती दिख रही है पूरे प्रदेश में, वो भी इनको इस चीज का भी मैं इनकी ध्यानात करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि गुड़िया कांड का जिक्र किया, मैं बताऊं गुड़िया कांड का भी अगर समय रहते मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया होता तो शायद और पारदर्शिता से न्याय मिल जाता, और ये दुखित परिवार की इच्छा है कि मामला सीबीआई को दिया जाए। तो सरकार को हेजिटेट नहीं करना चाहिए, सरकार को देना चाहिए अगर सरकार की दाल में कुछ काला नहीं है। हाँ, अगर दाल ही काली है तो विषय अलग है। जी संदीप जी वापस आ गए हैं, इनके पास नेटवर्क इशू है। संदीप जी आपके पास? हाँ, नेटवर्क इशू हो गया। संदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री जी को मिलने चले गए हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मिलने चले गए हैं, आप निश्चिंत रहिए, वापस आने दीजिए, वित्तीय मामलों पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। आप मुख्यमंत्री जी को वापस आने दीजिए। नहीं, मैं इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री से मिलने गए हैं, प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, तो विवेक जी आज तक तो पिछले 2 सालों में तो कोई सहायता तो नहीं मिली। आज ही गए हैं, उन्हें वापस आने दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आज तक तो कोई सहायता नहीं मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं जो केंद्र में दोगली राजनीति करने वाली सरकार बैठी है, कहीं उनका जो है वो हृदय पिघल जाए हिमाचल की जनता के प्रति। आप विषय को भ्रमित मत करें, मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, और आप अपने मुख्यमंत्री पे तो विश्वास रखिए। अगर केंद्रीय वित्त मंत्री पे विश्वास नहीं रखना चाहते, उन्हें वापस तो आने दीजिए। हम बिल्कुल वित्तीय मामलों पर आपसे चर्चा करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे। विवेक जी, हम केंद्रीय वित्त मंत्री पे किस तरह से विश्वास करें? आप तो
अब तो बजट भी आ चुके हैं। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री पे कैसे विश्वास, अब तो बजट भी आ चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहले भी कई बार मिले हैं। हम तो माननीय प्रधानमंत्री से भी मिलके आए हैं और वित्त मंत्री से मिले हैं। हम तो यहाँ पे आपके होम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने, आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण, हिमाचल प्रदेश के अंदर, सुनिए संदीप जी मेरी सुनिए सुनिए विवेक जी सुनिए, मेरी सुन लीजिए। नहीं आप सुन लीजिए, आपके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप ये ना बोले, आप ये ना बोले 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 आपके यहाँ से राज्यसभा के सांसद है। उसके बावजूद नड्डा जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है और केंद्रीय मंत्री हैं, जो गुजरात से राज्यसभा के सांसद है, क्या उनको हिमाचल की दर्द बिल्कुल नहीं होता विवेक जी? क्या मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं एक चिट्ठी तो दिखा दे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उस जगह कोई तो दिखा दे, कोई चीज तो दिखा दे वो। लेकिन आज तक किसी ने जहमत नहीं उठाई। हाँ ये ठीक है, एक चीज जरूर करते हैं आपके लोग। एक बड़ा मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन दूसरा मुद्दा जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है वो कानून व्यवस्था को लेकर ही है, और जिस पर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर ही अगर हम टिके रहे तो बेहतर होगा कि हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर सरकार क्या कर रही है और विपक्ष सरकार को घेरने के लिए क्या क्या रणनीति बना रहा है, इस पर अगर हम चर्चा करें, इस पर टिके रहे तो बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं संदीप जी, आप डिबेट को रैली मत बनाइए, आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का। और मैंने आपसे कहा कि डिबेट इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर भी हम आपसे डिबेट करेंगे, लेकिन मुद्दा जो है इस समय लॉ एंड ऑर्डर का है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि आप जिस स्थान से आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपके वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब है, इसका स्वयं अंतम चिंतन करने की आपको आवश्यकता है। वहां क्या हो रहा है, आपके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कितनी ज्यादा क्रॉनिक सिचुएशन है। चिट्टा जैसी जो समस्या है उससे लड़ने के लिए सरकार योजना बनाती है, आपके जनप्रतिनिधि उसको इन घटनाओं के ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो इकोनॉमी आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होगी। लेकिन अगर आपकी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, या हमारी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मैं ये कहूंगा, तो हम इकोनॉमी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन चीजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, जिस प्रकार से आपराधिक छवि के अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और जिस तरह से कर्मचारियों का हौसला टूट रहा है, ये प्रदेश हित में नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और ये बड़ा गंभीर विषय है। जी जी देखिए विवेक जी, मैं बड़ा साफ करना, आप कर्मचारियों का रोना जो रो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कर्मचारियों के साथ जितना बड़ा भेदभाव आपकी सरकार ने किया, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। मैं आपको सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ओपीएस हमने दिया, आपने नहीं दिया। आज जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ खड़ा है तो इसलिए खड़ा है, आपने सिर्फ एक बार सिर्फ डीए की किस्त दी थी, आप याद रखिए, पिछले 5 सालों में। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमने तो इस बजट में भी दिया है। और आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इस तरह से जो कहता है, हाँ मैं बोलता हूँ स्वाभाविक रूप से कुछ घटनाएं होती है, और बाकी रहता है कि अगर आप ये आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि हम लोग जनता को संरक्षण दे रहे हैं, हम लोग कानून या हम लोग अपराधियों के साथ खड़े हैं, ये बिल्कुल जो आरोप का आरोप है, ये बिल इसका कोई आधार नहीं है। आप इसके कोई प्रमाण अगर आपके पास है तो आप प्रमाण लेके आइए, आप प्रमाण लेके आइए अगर इसके कोई प्रमाण आपके पास है कि हाँ यहाँ पे आपकी सरकार ने जो था, आपने चिट्टे वालों का साथ दिया या आपकी सरकार ने जो है अपराधियों का साथ दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के आरोप जो है, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि आप डिबेट को डिबेट रहने दीजिए, ये रैली हम नहीं बनाते, उल्टे रोड शो जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। इस तरह का जिस तरह का व्यवहार आज विपक्ष का विधानसभा के अंदर है, या जो विधानसभा के अंदर पिछली बार था, तो मैं ये कहता हूँ ये व्यवहार जो था ये विपक्ष का ऐसा नहीं है। विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका में सामने आना चाहिए। आप इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, और इशू डाइवर्ट होने से इशू को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, इशू को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सरकार अपने सीमित साधनों के अनुसार
जो भी संभव हो सकता है वो पूरी तरह से कर रही है। आज भी करप्शन का एक भी ब्लैक एंड व्हाइट मामला जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं आया है। अगर आप इस तरह से कहेंगे तो आप उसके प्रमाण दीजिए। ये डिबेट का पैरामीटर नहीं है, आप मेरे बात सुनिए, डिबेट का पैरामीटर नहीं है। किसी के घर का चिराग चला गया और आप ओपीएस का ढोल बजा रहे हैं, इट इज अ शेमफुल पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस। अरे नो नो विवेक जी, नो नो नो, ऐसा नहीं है। हमने उसके ऊपर वाली उसके ऊपर ही आपने बात छेड़ी थी, आपके 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 उसमें आया था ये वक्तव्य आप लेके आए थे। मैं तो अभी कानून और व्यवस्था पे ही था, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे ही था, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे ही था। हमें उस जिस घर का चिराग गया है हमें उसकी संवेदना है। 5 मंत्री वहां पे गए हैं और जो बन सका है वो हमने किया है, और हम आगे भी इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि वो जिसके लिए अगर जो भी संभव होगा हमारी सरकार करेगी। आपका एक पीएसओ वहां गोली से घायल अस्पताल में पड़ा है और आप यहाँ ओपीएस का ढोल बजा रहे हैं। अरे यार, आप विषय लॉ एंड ऑर्डर का है। ये चीजें आपने जो मुख्यमंत्री, सुनिए विवेक जी, इस तरीके से व्यवस्थाएं सेटल नहीं हो सकती। आप इस चीज को समझिए। देखिए विवेक जी आप बड़े भाई हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। हम इस बात से मना थोड़ा कर रहे हैं कि पीएसओ एम्स में नहीं सोया है या उसका इलाज नहीं चल रहा है। हम इस बात से मना थोड़ा कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वहां पे उनका इलाज चल रहा है। आप सुनिए, देखिए विवेक जी, संदीप जी, देखिए समय बहुत हो चला है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। मैं एक विनती विवेक भाई आपसे करना चाहता हूँ, और मैडम मैं आपसे भी एक विनती करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ विद दिस कंक्लूजन कि विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका में आना चाहिए। और दूसरा, जो आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो पहले वक्तव्य आपका आया तब मैंने यहाँ आर्थिक स्थिति की बात छेड़ी कि आपके मुख्यमंत्री जी वहां चले गए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पीएसओ की बात की है, भगवान उनको जल्द स्वस्थ करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका पूरा इलाज चल रहा है, और आज भी वहां पे एसपी विजिलेंस गए थे, उन्होंने उनका पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उनसे मिला है और उनको सम्मानित भी किया है पीएसओ को। और जो भी संभव व्यवस्था विमल नेगी जी के वाले केस में होती है, हमारी पूरी संवेदना जो है विमल नेगी जी के साथ है। और मैं कहता हूं कि वहां पे जो भी संभव कार्रवाई बन सकती है उसको मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े निष्पक्ष तौर से वो कार्रवाई करवाएंगे। और अगर कहीं पे उस पे कोई भी दोषी आता है तो उसके ऊपर जो है न्याय उचित जो भी कार्रवाई होगी हमारी सरकार कराएगी। बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद जो है हमें भी है, और विपक्ष भी इसी को लेकर सरकार को बार-बार ये जता रहा है कि निष्पक्ष जांच जो है वो विमल नेगी के केस में होनी चाहिए। जो भी इस मामले में, पूरे मसले में जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें जरूर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये उम्मीद जो है विपक्ष को भी है, आम जनता को भी है कि कांग्रेस सरकार न्याय जरूर दिलाएगी विमल नेगी को। और दूसरा जो आज का बड़ा मुद्दा था वो भिंडरावाला के पोस्ट को लेकर था, जिससे पंजाब और हिमाचल में तनाव की स्थिति जो है वो बनती हुई दिख रही है। और इस पर हमें लगता है, जो आज हमने संदीप जी और विवेक जी से चर्चा की है, उस पर हमें यही लगता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस और बीजेपी को इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ने की फिलहाल जरूरत है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है, और ऐसे में दो राज्यों के बीच में तनाव जो है इस मुद्दे को लेकर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। विवेक जी, आप भी यही कहना चाह रहे थे शायद, मुझे लग रहा है, जब हम चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे थे तो आप यही कहना चाह रहे थे कि इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है, एकजुट होकर इस मुद्दे के खिलाफ लड़ें। मेरा सिर्फ इतना विषय था कि सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है, ठीक है, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के नहीं है, मुख्यमंत्री है, लेकिन सरकार कांग्रेस की है। और कांग्रेस ये अपेक्षा करता है कि विपक्ष की सकारात्मक भूमिका हो, लेकिन सरकार की अपनी भूमिका नकारात्मक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे ये सरकार बहुत बैकफुट पे है। और अब से नहीं, फ्रॉम द डे वन, जब से चंबा कांड हुआ है अब से लेकर अभी तक, मैंने सारे आंकड़े पढ़े हैं, इनका विवेचना करने की जरूरत है कांग्रेस को बंद कमरे में बैठ के। और कांग्रेस सरकार को या प्रदेश सरकार को, कांग्रेस संगठन को इसके प्रति उत्तरदायी होना ही पड़ेगा।
इतना क्या बिल्कुल, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसे व्यवस्थित करने की जरूरत सचमुच में है। ऐसा जो है वो आम जनता को भी इस वक्त लग रहा है। तो फिलहाल की जो आज की ये चर्चा थी उसमें संदीप सांख्यान जी और विवेक जी जो है वो भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आज की इस चर्चा में आप दोनों का ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।